यदि आप मुझसे पूछें कि सीमन एनालिसिस में स्पर्म के पैरामीटर्स में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पैरामीटर कौन सा है कंसीव होने के लिए, तो मेरा जवाब होगा स्पर्म की बनावट यानी कि स्पर्म मॉर्फोलॉजी। इसीलिए आज मैं टेराटोजोस्पर्मिया यानी कि जब स्पर्म की बनावट एबनॉर्मल होती है उस स्थिति में क्या इसके कारण हैं, इसको हम किस तरह से क्लिनिकली इंटरप्रेट करते हैं, इसके कंसीव होने के चांसेस और आगे बेबी की हेल्थ में प्रेगनेंसी में क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, और यदि किसी को टेराटोजोस्पर्मिया है तो उसका किस तरह से इलाज किया जाता है, इस विषय में इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दूंगी। हम सब जानते हैं कि सीमन एनालिसिस में मुख्यतः 3 चीज़ें देखी जाती हैं। पहली होती है स्पर्म्स की क्वांटिटी यानी कि कितने स्पर्म्स हैं। दूसरा होता है इसकी मोटिलिटी यानी चलन शक्ति, स्पर्म में आगे बढ़ने की क्षमता कितनी है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो देखी जाती है वो होती है स्पर्म की बनावट यानी कि मॉर्फोलॉजी। स्पर्म के नॉर्मली 3 भाग होते हैं, हेड, मिड पीस और टेल। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि स्पर्म एक तरह का कुरियर है जेनेटिक मटेरियल का, यानी पुरुष से महिला के एग तक जो जीन्स हैं वो पहुंचाने का काम स्पर्म का है। तो जब भी हमें कुरियर में कोई पैकेट भेजना होता है तो हम उसे बहुत टाइटली पैक करते हैं, उसमें कोई भी हम एक्स्ट्रा जगह नहीं छोड़ते। उसी प्रकार स्पर्म के अंदर भी जो डीएनए है वो बहुत टाइटली पैक्ड होता है और इसके अंदर साइटोप्लाज्म नहीं के बराबर होता है। तो ये जो टाइटली पैक्ड डीएनए मटेरियल होता है ये पूरा का पूरा स्पर्म के हेड के अंदर होता है, और यही वो पार्ट है जो सबसे पहले एग के अंदर प्रवेश करता है, और ये जेनेटिक मटेरियल जो 23X या 23Y क्रोमोसोम्स हैं ये एग को देके और एम्ब्रियो में अपना योगदान देता है। स्पर्म की जो मॉर्फोलॉजी है या जो बनावट है ये कहीं ना कहीं उसकी डीएनए इंटेग्रिटी यानी कि जो उसके अंदर का कॉम्पोजिशन है उसका रिफ्लेक्ट करता है। और स्पर्म का जो शेप है वही डिसाइड करता है कि कौन सा स्पर्म एग के अंदर प्रवेश करेगा और कौन सा वहाँ तक पहुँचकर भी अंदर नहीं जा पाएगा। तो स्पर्म की क्वांटिटी इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि उतनी मात्रा में ये 15 सेंटीमीटर का डिस्टेंस तय करके स्पर्म को एग तक जाना है। मोटिलिटी इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि यदि चलन शक्ति ही नहीं होगी तो ये स्पर्म ऊपर पहुँच ही नहीं पाएगा। परंतु जो फाइनल डिटर्मिनेंट है कि कौन सा स्पर्म एग के अंदर प्रवेश करेगा, तो आंसर यही है कि जो मॉर्फोलॉजिकली परफेक्ट स्पर्म होगा, जिसका हेड का शेप बिल्कुल नॉर्मल होगा, वही स्पर्म सक्सेसफुल होगा एग को फर्टिलाइज करने में। इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं हर रिपोर्ट में देखती हूँ वो होती है स्पर्म मॉर्फोलॉजी। स्पर्म मॉर्फोलॉजी को आम तौर पे बहुत निगलेक्ट किया जाता है। साधारण सीमन एनालिसिस में एक बहुत ही कर्सरी तरीके से इसको चेक किया जाता है। हकीकत यह है कि स्पर्म मॉर्फोलॉजी को चेक करने का तरीका WHO ने 2021 के मैनुअल में स्पष्ट दिया हुआ है। इसमें हमें 200 स्पर्म्स का रेप्लिकेट चेक करना होता है। उन 200 में से जो परफेक्टली नॉर्मल स्पर्म्स हैं उनको क्रूगर्स स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया के हिसाब से जज करना होता है। क्रूगर स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया, थिनस क्रूगर नाम के साइंटिस्ट ने इसे इन्वेंट किया था, और जैसा इसका नाम है स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया, यानी कि ये क्राइटेरिया में जितने भी बॉर्डरलाइन एबनॉर्मल स्पर्म्स हैं उन सबको एबनॉर्मल क्लासिफाई किया जाता है। इसीलिए जो मॉर्फोलॉजी है उसका लोअर लिमिट है 4%, यानी कि किसी नॉर्मल सीमन एनालिसिस में भी 5 to 6% ही परफेक्टली मॉर्फोलॉजिकली नॉर्मल स्पर्म्स होंगे। कई बार पेशेंट की रिपोर्ट दी जाती है नॉर्मोजोस्पर्मिया, परंतु उसमें स्पर्म का नॉर्मल का परसेंटेज लिखा रहता है 6% या 7%, तो वो बहुत चौंक जाते हैं। और मेरे पास पेशेंट्स आते हैं कि हमारे 95% स्पर्म्स एबनॉर्मल हैं, क्या हमारा बेबी एबनॉर्मल हो जाएगा, क्या हमें कंसीव नहीं होगा? तो आंसर ये है कि स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया में इसका जो लिमिट है वो 4% है। यदि 4% से कम स्पर्म्स नॉर्मल हैं तब इसे टेराटोजोस्पर्मिया कहा जाता है। टेराटोजोस्पर्मिया के मुख्यतः 4 कारण हैं जो मैंने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट कारण टेराटोजोस्पर्मिया का है स्मोकिंग और टोबैको यूज़। आजकल समाज में वेपिंग, हुक्का, स्मोकिंग, इनका चलन इतना ज़्यादा बढ़ गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में गुटखा, सुपारी, तंबाकू, इनका भी सेवन उतनी ही तेज़ी से बढ़ गया है, और ऐसे केसेस में टेराटोजोस्पर्मिया लगभग हर केस में हमें दिखाई पड़ता है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है वो है स्ट्रेस। आपको जान के आश्चर्य होगा कि थिनस क्रूगर साउथ अफ्रीका के साइंटिस्ट हैं, स्पर्म मॉर्फोलॉजी पे उनका बहुत काम है। उन्होंने ये देखा कि जो लायंस होते हैं उन्हें जब कैप्टिविटी में रखा जाता है तो उनका स्पर्म मॉर्फोलॉजी 0 हो जाता है,
और वाइल्ड में जो लायंस रहते हैं उनका स्पर्म मॉर्फोलॉजी 100% नॉर्मल होता है। यानी कि स्ट्रेस का यदि एनिमल्स की स्पर्म मॉर्फोलॉजी पे इतना असर है तो आप सोच सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स पे भी इसका इफेक्ट होता होगा। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो रीज़न है स्पर्म मॉर्फोलॉजी कम होने का वो है वेरिकोसील। वेरिकोसील यानी कि जो टेस्टिस के आसपास की नसें होती हैं कभी कभी वो फूल जाती हैं। इससे टेस्टिस का इंटरनल टेम्परेचर बढ़ जाता है और कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिससे स्पर्म की बनावट में एब्नॉर्मैलिटी आ जाती है। चौथा और सबसे रेयर कारण होता है जेनेटिक। कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जैसे कि ग्लोबोजूस्पर्मिया जिसमें कुछ जेनेटिक म्यूटेशंस के कारण स्पर्म की बनावट एब्नॉर्मल होती है। अब जब टेराटोजूस्पर्मिया डायग्नोस हो गया है, इसका कारण देख लिया गया है, तो जाहिर सी बात है कि जो ट्रीटमेंट है वो कारण के अनुसार होगा। यदि आप टोबैको यूज़ करते हैं, अल्कोहल यूज़ करते हैं तो उसे आपको बंद करना होगा। स्ट्रेस है तो आपको लाइफस्टाइल मैनेज करना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका डे नाइट का साइकिल, क्योंकि जो व्यक्ति रात में देर तक जगते हैं मेलाटोनिन हार्मोन के गड़बड़ी के कारण, उनके अंदर भी टेराटोजूस्पर्मिया बहुत कॉमनली मैंने देखा है। नाइट शिफ्ट वर्कर्स या जो लंबे समय तक यूएस शिफ्ट के हिसाब से काम करते हैं इंडिया में रहते हुए, उनके अंदर भी टेराटोजूस्पर्मिया का इंसिडेंस काफ़ी ज़्यादा है। इसके साथ में कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स और कुछ सप्लीमेंट्स जैसे कि कोएंजाइम क्यू, एल कार्निटीन, कुछ और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कि विटामिन सी, विटामिन ई, इनको भी एडमिनिस्टर किया जाता है, परंतु ये कम से कम 2 से 3 महीने तक लेना आवश्यक है, क्योंकि जो कंप्लीट स्पर्म बनने का साइकिल है, फ्रेश बैच जो स्पर्म्स का बनेगा उसको 1 से 3 महीने का समय लगेगा। तो सबसे पहले जो चेंजेस दिखते हैं वो स्पर्म मोटिलिटी और काउंट में दिखते हैं। मॉर्फोलॉजी के चेंजेस 1 से 3 महीने के बाद ही आना शुरू होते हैं। यदि टेराटोजूस्पर्मिया आ गया है तो क्या मिसकैरेज के चांसेस ज़्यादा होंगे? क्या बेबी में कुछ एब्नॉर्मैलिटी आ जाएगी? तो इसका जवाब है नहीं। प्रकृति ने इस तरह से परिस्थिति बनाई है कि जो एब्नॉर्मल स्पर्म है वो एग को फर्टिलाइज ही नहीं कर पाएगा। यदि फर्टिलाइज हो भी जाता है तो जो परफेक्टली नॉर्मल एम्ब्रियो होता है वो ही एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट होता है अथवा नहीं होता है। परंतु अब जो कुछ ऐसा रिसर्च आ रहा है वो ये बताता है कि एम्ब्रियो का जो लेट डेवलपमेंट है, यानी कि जो ब्लास्टोसिस तक का डेवलपमेंट है, उसमें स्पर्म मॉर्फोलॉजी का रोल हो सकता है। इसे लेट पैटर्नल इफेक्ट कहते हैं। तो हम पूरी तरह से ये नहीं कह सकते कि टेराटोजूस्पर्मिया अगर होगा तो उससे प्रेगनेंसी में या इम्प्लांटेशन में दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए जहाँ तक संभव है हम टेराटोजूस्पर्मिया को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं विथ लाइफस्टाइल चेंजेस एंड मेडिकेशंस। कभी कभी किसी की मॉर्फोलॉजी 0% नॉर्मल होती है। अब 0% नॉर्मल में भी मैंने कभी कभी नेचुरल प्रेगनेंसीज देखी हैं। तो ये कैसे संभव है? इसका सिंपल सा लॉजिक है। स्पर्म मिलियंस में होते हैं, परंतु जो WHO का क्राइटेरिया है उसमें से एक 200 का रेप्लिकेट लेके और स्पर्म की मॉर्फोलॉजी चेक की जाती है। जाहिर सी बात है कि कभी कभी सैम्पलिंग एरर हो सकता है, यानी कि हो सकता है कि वो जो 200 स्पर्म चेक किए गए वो बाकी 20 मिलियन स्पर्म के रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे, और हो सकता है 2-3% नॉर्मल स्पर्म्स रहे हों। क्योंकि यदि 0% मॉर्फोलॉजी है तो बिल्कुल आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इसे इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। ध्यान रखिए कि प्रेगनेंसी होने के चांसेस स्टैटिस्टिकली थोड़े कम हैं, परंतु 0 नहीं है। आखिरी में, जिन व्यक्तियों को दवाई के बाद भी टेराटोजूस्पर्मिया इम्प्रूव नहीं हो रहा है, या फिर उनको ऐसी कोई जेनेटिक कंडीशन है जिसके कारण ये स्पर्म्स एब्नॉर्मल है, ऐसे केसेस में उनके लिए इक्सी ट्रीटमेंट वरदान साबित हो सकता है। इक्सी यानी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। टेराटोजूस्पर्मिया के केसेस में हम ज़्यादा मैग्निफिकेशन में इन स्पर्म्स को चेक करते हैं, मॉर्फोलॉजिकली परफेक्टली नॉर्मल स्पर्म को सिलेक्ट करके और एग के अंदर उसे इंजेक्शन से डालते हैं, जिससे फर्टिलाइजेशन और आगे का एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो सके। तो यदि किसी को टेराटोजूस्पर्मिया डायग्नोस हुआ है तो उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इसका कारण जानकर इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, और यदि सब कुछ फेल हो जाता है तो भी वो इक्सी ट्रीटमेंट को अपनाकर और अपना खुद का बेबी कंसीव कर सकते हैं। डोनर स्पर्म की आवश्यकता इसमें 99.9% केसेस में नहीं होती है। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आप सबके लिए उपयोगी सिद्ध हुई होगी। धन्यवाद।